नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोरजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। इस वक्त जिस तरीके की चर्चा कोरोना को लेकर देश में हो रही है, ये जरूरी हो गया कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको सावधान करें, सचेत करें। दरअसल पिछले 1 महीने से लगातार अगर आप देखिए तो सिंगापुर हो, हांगकांग हो, ज्यादातर खबरें कोरोना को लेकर वहीं से आ रही थी और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए मौत के आंकड़ों में भी तब्दील होता दिखाई पड़ रहा था। लेकिन समस्या तब आती हुई दिखाई पड़ी जब इसके आंकड़े भारत में भी बढ़ने लगे। भारत की मेट्रोज से लेकर ग्रामीण रूरल क्षेत्रों तक भी कई सारे कोरोना के ऐसे मामले आए जिसने की चिंता में डाल दिया, जिसने की इस बार फिर से वो कोरोना की लहर याद दिला दी जिसने की पूरे विश्व को डरा दिया था। अब चूंकि हम एक बार कोरोना से इस तरह से लड़ चुके हैं, इसलिए हमें पहले ही अब सचेत होने की जरूरत है। जब हांगकांग में, सिंगापुर में बढ़ते मामले दिखाई पड़े, उसी वक्त हमें थोड़ा सचेत होने की जरूरत थी। हालांकि भारत में फिर भी मामले आते हुए नजर आते हैं। भारत में बढ़ते मामलों को लेकर क्या तैयारी है? आप और हम बतौर नागरिक किस तरह की जिम्मेदारी का पालन कर सकते हैं? हम और आप कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं? और अगर कोरोना की लहर थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये सब समेटे हुए हम अपने मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीस सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जो कि महामारी रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी हैं, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहे हैं और अपनी बात मजबूती से, तार्किक रूप से रखते रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर सिन्हा, पिछली बार जब 2019 या 20 में हमने जब कोरोना की लहर देखी थी, तो वो जितनी विभत्स थी, जितनी डरावनी थी, जितने लोगों ने अपनों को खोया, अब ऐसा लगता है कि उसकी चर्चा उतनी ना की जाए। लेकिन चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें एहतियात भी बरतना जरूरी है। जिस तरीके से सिंगापुर के बाद, जिस तरीके से हांगकांग के बाद भारत में इसके मामले बढ़ते दिख रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और दूसरी सबसे जरूरी बात कि बतौर नागरिक हम क्या करें, कैसे खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को ठीक रखें? अब एक तो बहुत ही सही समय पे आपने इस कार्यक्रम को रखा है, तो मेजर उद्देश्य जो इसका मुझे समझ में आ रहा है, हमें कोई डरने और डराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की ज़रूर आवश्यक है। तो एक थोड़ा-सा हम जैसा आपने कहा कि 2020 और 21 की बात जब कोविड महामारी चरम सीमा पे था, तो वो एक बहुत भयावह स्थिति थी क्योंकि उस टाइम वो वायरस नोवेल था, मतलब इंसानों में पहली बार आया था। सो हमारे जो ह्यूमन्स थे, बॉडीज़ थी, उसमें कोई भी तरह का इम्यूनिटी उसके लिए नहीं था और एक भयानक स्थिति पूरी दुनिया में देखी गई, उसमें भारत भी था। काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया और हॉस्पिटल्स और ये जगह ना मिलना, ऑक्सीजन और ये सब उस समय हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे सभी देश ने तैयारी की, हमारे देश ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी को लड़ने की कोशिश की। सरकार, प्राइवेट संस्था, मीडिया कर्मियों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और वैक्सीनेशन सब हुआ। उसके बाद जाकर धीरे-धीरे लॉकडाउन्स खुले और सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ। उस प्रोसेस में हमने काफ़ी अपनों को खोया भी। अब आते हैं इस जो अभी का केसेस बढ़ रहा है वो जैसे आपने कहा सिंगापुर सिंगापुर की ही देखें तो इस पिछले हफ्ते कुछ 11,000 केस थे, उसके पहले हफ्ते में और पिछले हफ्ते में कुछ 14,200 केस हो गए। उसी तरह हांगकांग, चाइना, थाईलैंड सभी जगह बढ़ रहा है। हांगकांग में कुछ डेथ्स भी हुए। बट मैं ये बता दूँ ये जो है जो वेरिएंट अभी JN.1 ये जो है एक ओमिक्रॉन करके वेरिएंट था। वायरस जो है ना वो कोई भी वायरस हो उसको म्यूटेट करने की आदत होती है, वो उसका इन्हेरेंट प्रॉपर्टी है। तो वायरस के म्यूटेशंस होते थे, आपको याद होगा उस समय कभी डेल्टा, ओमिक्रॉन, बहुत अलग-अलग अल्फा वेरिएंट्स ये सब आते थे और अलग-अलग तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस उनके सिम्पटम्स में और ये सब आता था। तो ये जो ओमिक्रॉन वायरस भी था, वो उसका एक प्रॉपर्टी था कि वो स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो इतना फैटल नहीं था। यानी कि गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइज़ेशन और डेथ इससे उतना ज़्यादा नहीं था, दूसरे वेरिएंट के कोरोना के दूसरे वेरिएंट के कंपैरिज़न में।
सो ये जो आया है अभी जो महामारी जो केसेस बढ़ रहे हैं हांगकांग में या चाइना में या इंडिया में भी, ये उसी का सब वेरिएंट है कोरोना वायरस का जो सब लीनिएज जो ओमिक्रॉन था उस समय उसका सब लीनिएज है। और इसमें भी यही देखा जा रहा है अभी तक कि इसका स्प्रेड फास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैटल नहीं हो रहा है, तो एक ये राहत की बात है। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशन तो वही लेना होगा जो हमने कोविड में लिए थे, भीड़-भाड़ के इलाके से परहेज़ रखें, ना जाएँ, अवॉइड करें जब तक ज़रूरत ना हो। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग ये 3 फ़ॉर्मूला मास्क ज़रूर लगाकर जाएँ भीड़-भाड़ की जगहों पर बाहर निकलें। थोड़ी दूरी बनाए रखें लोगों से और हाथ हैंड वॉशिंग और ये आपको वैसे भी कोई भी रेस्पिरेटरी भी उसमें मदद करता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं दिखता है अभी तक इसमें। सचेत करना है, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा भी कह रहे हैं, इस वक्त भारत में स्थिति उतनी गंभीर, लेकिन हाँ, हमें सचेत रहने की जरूरत जरूर है। डॉक्टर सिन्हा, जैसा कि अभी मैं आंकड़े देख रही थी, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। केरल में तो लगभग 69 69 के आसपास के मामले दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 44 मामले हैं, तमिलनाडु में 34 मामले हैं, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में भी लोग संक्रमित देखे गए हैं, पाए गए हैं। अब जैसा कि आपने एक हाइजीन मेंटेन करने की जो बात कही, वो तो ठीक है। जो ये ट्रेवल की वजह से या जो विदेशी जो भारत की जमीन पर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी इस तरीके के वायरसेस जो है बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होते हैं। हम अभी तक तो चूंकि इतना गंभीर रूप से ये नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से भी कोई गंभीर एडवाइजरी नहीं है, बट क्या इस तरीके की चीजों को हमें प्राथमिक स्तर पर भी रोकना चाहिए? जैसे एयरपोर्ट हुआ, जैसे रेलवे स्टेशन हुए, उन जगहों पर भी हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। देखिए, एक तो पहले ये डब्ल्यूएचओ इसको मॉनिटर करता रहता है और सभी देश की जो हेल्थ एजेंसीज है वो भी मॉनिटर करते रहते हैं, सारे एक डिजीज सर्वेलेंस रहता है उसके तहत। तो ये जो केसेस आंकड़े आप बताएं उसी के थ्रू मिलता है, तो देश में लगभग 257 के करीब केसेस था कल तक इसमें। अब बात रही डब्ल्यूएचओ ने का एक वर्ड यूज होता है, इसको उन्होंने कहा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद होगा जब उस टाइम डेल्टा और ये आता था जो बहुत भयानक रूप लेता था, जो सेकेंड वेव वगैरह को कराया था इंडिया में भी, और उसको डब्ल्यूएचओ ने लेबल किया था वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वो ज्यादा गंभीर है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि अभी डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉनिटर सचेत रहने की, और कंट्रीज अपने अपने सर्वेलेंस रखे, केसेस को रखे और अपनी रिव्यू करता रहे और इसको मॉनिटर करे। तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि एयरपोर्ट्स और इस पे, लेकिन हाँ, एक प्राथमिक तौर पे स्क्रीनिंग शुरू किया जा सकता है इंटरनेशनल ट्रैवलर, खास करके वैसे एयरपोर्ट्स और वैसे फ्लाइट्स को रिलेटेड जहां पे इन कंट्रीज से ज्यादा ट्रैवल होते हैं, जैसे चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। हम्म। तो इसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग शुरू की जा सकती है फीवर के लिए और रैंडम टेस्टिंग के लिए। एयरपोर्ट बंद करने का शायद डिसीजन ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, अभी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा बट सा प्राइमरी प्राथमिक स्क्रीनिंग शुरू किया जा जी, सकता है। जी, मैंने भी वही कहा था कि प्राथमिक स्तर पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है उन देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर जहां पर कि कोरोना वेरिएंट, अब ये वाला वेरिएंट तेजी से फैलता दिख रहा है। डॉक्टर सिन्हा, ये तो बात हो गई वेरिएंट की, किस तरीके से वो बढ़ा, किस तरीके से फैला, क्या उसकी स्थिति रही। अब बात करते हैं सिम्टम्स की और उसके उपाय की, जो कि अक्सर ज्यादा जरूरी होते हैं आम लोगों के लिए। क्या इसके बेसिक सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे जिससे कि लोग जो है सचेत हो जाएं, और दूसरा उसके लिए क्या करें, कैसे ठीक करें खुद को? हाँ, देखिए इसके भी चूँकि रेस्पिरेटरी रूट है, कोविड कोविड को कोविड का ही एक वेरिएंट से हो रहा है, तो सिम्पटम्स तो लगभग वही रहने वाला है। जैसे याद हो आपको, गले में खराश यानी सोर थ्रोट, कफ, फीवर, थकान लगना, नाक से पानी गिरना भी हो सकता है। ज़्यादातर कोविड में ड्राई नोज़ था, लेकिन यहाँ पर शायद वो रनिंग नोज़, मतलब नाकों से पानी गिरना, कंजंक्टिवाइटिस
और कुछ एब्डोमिनल सिम्पटम्स यानी कि डायरिया इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं कुछ लोगों में भी। तो लार्जली क्या होगा, सोर थ्रोट, फीवर, ये ज़्यादातर लोगों में मिल रहा है। फिर खाँसी, थकान बढ़ जाना, नाक से पानी गिरना, आँख लाल हो जाना यानी कंजंक्टिवाइटिस, और कुछ लोगों में डायरिया भी देखने को मिला है, जैसे कि पहले भी कोविड में मिल रहा था। तो ये सब सिम्पटम्स होता है तो आपको ज़रूर अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए, वहाँ पे आपकी जाँच हो पाएगी। और नहीं तो वो जिला में कहाँ पे जाँच होती होगी, क्योंकि ये धीरे-धीरे रैंप अप होता है, तो वहाँ पर आपको प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो आपके घर के नज़दीक हो, वहाँ ज़रूर संपर्क करना चाहिए, ऐसी कोई भी सिम्पटम्स होता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हुँ। मकसद हमारा आपको डराना नहीं, आपको सचेत करना, सावधान करना है। इसलिए डॉक्टर अनीश सिन्हा लगातार कोरोना के इस नए वेरिएंट के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। सर, मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये कि क्या कुछ सावधानी रखें? कैसे अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया है, ये वेरिएंट बॉडी में आ गया है, सिम्पटम्स ये बताते हैं, देन व्हाट? हाँ, तो जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें डरना नहीं है। आइसोलेशन आपको याद होगा, एक तो आपको आइसोलेट होना है और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करना है। अ, वो आपको आगे की गाइडेंस देंगे। बेसिकली इसमें आइसोलेशन रहे, ये कहा जाता है कि 14 दिन कम से कम या 28 दिन रहे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 14 दिन कम से कम इसमें आइसोलेटेड रहना होगा। और जो आपको सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट है यानी कि अ, बुखार के लिए इसके वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना खुद दवा ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिसके लिए आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाएँगे तो ये सारा आपको प्रिस्क्रिप्शन और जो आपको निर्देश है, मेनली आपको घर में भी थोड़े लोगों से अलग रहना है, खास करके एल्डरली और बच्चों से डेफ़िनेटली आपको अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। और जो न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन करें, पानी, गर्मी का समय भी है, डिहाइड्रेशन ना हो, वायरल डिजीज़ेज़ जैसे ये भी एक वायरस है, उसमें डिहाइड्रेशन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी काफ़ी पिएँ, रेगुलरली पीते रहें पानी, न्यूट्रिशन ठीक रखें और जो डॉक्टर की सलाह हो वो दवा लें और आइसोलेशन में रहें। मतलब हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, घर में ही आप आइसोलेशन में रह सकते आइसोलेट हो हैं, ताकि सकते हैं। दूसरों को ये ना फैले। चूँकि जैसा कि डॉक्टर सिन्हा कह भी रहे हैं कि ये है कोरोना का ही वेरिएंट, इसलिए जिस तरीके की सावधानी हमने कोरोना के समय बरती थी, उसी तरह की कुछ सावधानी हमें अभी भी रखनी है। जिस तरीके से कोरोना में हम लगातार इन्फेक्टेड होने के बाद, संक्रमित होने के बाद खुद को अलग कर लेते थे, वही बात डॉक्टर सिन्हा कह रहे हैं कि अपने परिवार के सदस्यों में, खासतौर से बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो उनको कैसे बचाएँ, कैसे उनसे अलग रहें, ये सारी बातें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर अनीस, लगातार मुझे बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, उसमें से एक सवाल ऐसा है कि बुजुर्गों के लिए पहला वाला कोरोना भी बहुत परेशानी वाला था। क्या ये वेरिएंट भी उन्हें तकलीफ दे सकता है? उनके लिए क्या करना है? इस तरीके का सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा है। दर्शक सही सवाल है। देखिए, कोई भी वायरस होगा वो एक कुछ लोगों में ज़्यादा तकलीफ देता है, जैसे और उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, जैसे ओल्ड एज एक है, 60 साल से अधिक की जो उम्र है उसमें हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है और साथ-साथ में कोई ना कोई दूसरी बीमारी भी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी, तो जो कोमॉर्बिड कहते हैं, तो इसीलिए वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको बचा के उनको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो घर में जो अगर किसी को भी होता है, ज़्यादातर ये अभी देखा गया है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, उसको ही ये हुए हुँ, हैं हुँ। ज़्यादातर अभी तक। तो जो एल्डरली घर में रहते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसे से थोड़ा डिस्टेंस रखें, जैसे कि जो कोई सिम्पटम्स दिखता है, तो उसको आइसोलेट हो जाना चाहिए। खास करके एल्डरली पॉपुलेशंस के संपर्क में ना आए और बच्चों के भी, क्योंकि बच्चों की भी इम्यूनिटी कम रहती है। तो जिसकी इम्यूनिटी कम रहेगी वो एल्डरली हो, चिल्ड्रन हो, कोमॉर्बिड यानी कि जिसको दूसरी कोई बीमारी हो, उन सबको हुँ, सतर्क रहना चाहिए और उनको खास जिनके भी सिम्पटम्स दिखे उनसे अपने आप को अलग रखना चाहिए। यानी बेस्ट फ़ॉर्मूला क्या है, जिसको भी सिम्पटम दिखे, ये सोर थ्रोट, खाँसी, बुखार, वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। वो डायग्नोसिस होने तक की इंतज़ार भी ना करें, क्योंकि डायग्नोसिस होगा उसके पहले ही नहीं तो आप
सो वो ये सिम्पटम्स दिखे तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो इस तरीके से आप बच्चों, एल्डरली और अदर कोमॉर्बिड जितने भी हैं, उन सबको आप बचा बचा पाएँगे, पाएँगे। बिल्कुल। सर एक सवाल मेरा अपना भी था जिस तरीके से इस जो पिछले वाले कोरोना का वेरिएंट था या ओमिक्रॉन आया, उसने बच्चों को थोड़ा कम प्रभावित किया कंपैरिज़न टू बड़े लोगों को। तो क्या ये वाला वेरिएंट भी कुछ वैसा ही नज़र आता है? बच्चे उससे कम प्रभावित होते हुए नज़र आएँगे या फिर उनके लिए भी वही प्रिकॉशन फॉलो करना है? मेरे हिसाब से वही प्रिकॉशन फ़ॉलो करना है। देखिए, जो पहला कोविड का आउटब्रेक हुआ 2020 में इंडिया में और 2021 में जब वैवॉक हुआ, तो हुँ, उस समय क्या था, स्कूल सारे बंद थे। ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर्स हमारे स्कूल बंद रहे थे। सो चिल्ड्रन का एक्सपोज़र बहुत कम हुआ था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वजह बच्चों हो में सकती कम है, हुआ उस बिल्कुल ठीक। समय, और ये भी हो सकता है कि ये वायरस बच्चों में ज़्यादा फैटल नहीं होता है। तो बेस्ट यही होगा कि उनको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि अभी कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, स्कूल्स, हुँ, कॉलेजेस सब रहेगा। सो प्रिकॉशन उनको भी उतना ही लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको भी उतना ही रिस्क है जितना अ, हाई बड़े रिस्क लोगों जैसे को है। मैंने कहा एल्डरली है या कोमॉर्बिड है, तो बच्चों को भी रिस्क ज़्यादा ही है इसमें। सार्वजनिक जगहों से थोड़ा दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, अगर संक्रमित हो जाते हैं तो खुद को आइसोलेट करें। बच्चे और बुजुर्ग घर में हैं तो प्लीज उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें यदि आप संक्रमित हैं तो। बड़ी भारी जगहों पर जाने से बचें और सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल सचेत रहें। यही एक हथियार है जो कि हम इस तरीके के वेरिएंट को अपने से दूर रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं इसी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा हमसे बातचीत करने के लिए। अक्सर आप इस तरह के मुद्दों पर हमसे जुड़ते हैं, बात करते हैं और बहुत ही सधे और सरल अंदाज में हमारे दर्शकों के सारे सवालों का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा। थैंक यू। धन्यवाद। आप बिल्कुल, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बस अपना ध्यान रखिए और खूब पानी पीजिए, सार्वजनिक जगहों से बचिए, मास्क पहनिए और सबसे बड़ी बात कि अपने और अपनों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।